बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पिछले एक साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी डेडलॉक रहा है और इस सियासी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट, अवाम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया तमाम की कोशिश थी कि मुज़ाकरात हों। बारहा हमने अपने प्रोग्राम्स में इसका जिक्र किया और यही डिस्कशन रही कि अनलेस और अनटिल आप लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। ये ना बात करने की पॉलिसी से डेमोक्रेसी को फायदा नहीं उल्टा नुकसान होगा, जिसका खुमियाजा इकोनॉमिक सूरत हाल में हमने देखा है। कल के रोज में 3 अहम डेवलपमेंट हुई। एक, चीफ जस्टिस ने बड़ा क्लियरली कहा और रिक्वेस्ट की, मैं तो कहता हूं अब इससे ज्यादा चीफ जस्टिस क्या कह सकते हैं, कि आइन के लिए आप लोग साथ बैठ जाएं। ये उनका एड्रेस करना था पॉलिटिकल अरीना को। उन्होंने साथ ही कहा कि हम मुज़ाकरात पे मजबूर कर सकते हैं, ना ही डेडलाइन दे सकते हैं। दूसरी तरफ फॉर नो गुड रीजन प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई और ये हामी भरी कि जी पीटीआई के साथ बैठकर मुज़ाकरात होने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली एक खुशाइन चीज़ थी। और तीसरा, कल हमने देखा कि अदालत और पार्लियामेंट का जो लबो लहजा था उसमें काफ़ी बेहतरी आई और यह भी एक खुशाइन चीज़ थी। इसके बाद पीटीआई की तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी बनी उसके 3 पॉइंट्स आए। नंबर 1, उन्होंने कहा जी जुलाई में इंतखाबात, ख्वाहिश का इजहार किया जुलाई में इंतखाबात होने चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि पीटीआई के वो अरकान जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो वापस होने चाहिए। और तीसरा, उन्होंने कहा सिंध और बलूचिस्तान को की जो असेंबलियां हैं उनको भी तहलील करना चाहिए। हुकूमत मींस पीडीएम, उनका ये ख्याल है कि सितंबर में अगर इलेक्शन कराए जाएं तो इस पर कोई नीम रजामंदी का इजहार हुआ, ये हमारे ज़राए हमें बताती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिंध के और केपी के जो स्पीकर्स थे प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, मुश्ताक गनी साहब और सब्तैन खान साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की हदायत पर पंजाब और केपी में असेंबली बहाल करने के लिए दोनों असेंबलियों ने एक पटिशन तैयार कर ली है। और पटिशन उस सूरत में पेश की जाएगी अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते। सो 14 मई को, जिस तरह राजा परवेज अशरफ भी कल कह चुके हैं, बाय आइदर मींस इलेक्शन नहीं हो रहे। सो ये भी एक सिनेरियो सामने है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आज के प्रोग्राम में मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मुझे ज्वाइन किया है अमजद खान नियाजी ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मेरे साथ हैं बैरिस्टर गोहर मलिक साहब, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट। इन सबसे बात करते हैं नाज़रीन, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राना मकबूल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी? ना सदर ने कहा, ना ऑपोजिशन ने कहा, और व्यू पॉइंट ये है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट को ज़रा बताना चाह रहे थे कि हम लोग कितने मजबूत हैं, क्योंकि अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड, अपेरेंटली लग रही है कि डिवाइडेड है। ये मकसद था सर? नहीं, एक्चूअली बहुत सारे जूरिस्ट जो हैं उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी और बहुत सारे ऑल राय लोगों ने भी और मीडिया के लोगों ने भी, कि चूँकि बिल जो है वो कामयाब नहीं हुए, मनी बिल जो हैं गवर्नमेंट के, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपनी जो है अक्सरियत खो दी है। तो इस पर्सपेक्टिव में ही वांटेड इट प्रूव टू द पीपल, जो ये क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, कि आई स्टिल होल्ड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। Okay. तो जितनी उन्होंने ली थी जब वो आए हैं पहली दफ़ा, उससे ज़्यादा उनको वोट मिले। ठीक, इट मीन्स द हाउस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये था, दैट वाज द रीज़न। और कोई वजह नहीं, और कोई वजह मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट की वाली कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बताना था कि हम लोग बहुत नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो जब ऐसी बड़ा मूवमेंट होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो सबको पता है। Okay. अपने अपने हिसाब से हर ऑब्जर्वर जो है उसको कंस्ट्रू करता है, ठीक, और अपना मतलब निकालता है वो। ठीक, इट वाज नॉट एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज जनरली बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म
on the failure of the money bills. Okay. तो इस वजह से he wanted to prove it to the people who are criticizing, may it be anybody, कि मैं majority को है वो enjoy करता हूँ. ओके, ठीक हो That गया। was the issue. ठीक। न्यायी साहब, मनी बिल पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। पहले 174 था, अब 180 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। सर, अब एक मुज़ाकरात हो रहे हैं जो इस वक्त आप लोगों के दरमियान, और 14 मई को लेकर आज खान साहब कह रहे हैं कि जी 14 मई के ऊपर हम लोग स्टैंड बाय हैं, और अगर अक्टूबर के बाद की कोई डेट आती है तो शायद हम लोग नहीं कन्विंस होंगे उस चीज़ को लेकर, ना ही मुज़ाकरात मानेंगे। तो सर, अगर कन्विंस नहीं होंगे और मुज़ाकरात नहीं मानेंगे तो फिर ये पूरी सिचुएशन 14 मई का डे गुजारने के लिए किया जा रहा है, या कोई इसके पीछे और आप लोगों के पास भी स्ट्रैटेजी है? मंसूर, बात बड़ी साफ सी है कि अगर मीनिंगफुल मुज़ाकरात होंगे यकीनन उसका कोई रिजल्ट आएगा। अगर मीनिंगफुल मुज़ाकरात नहीं होते या फिर वे फॉरवर्ड नहीं मिलता इलेक्शन के हवाले से, हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेशक अगर एक दिन करा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसका वे फॉरवर्ड हो। अगर हमने पास खेलना है तो वो तो लाजमी बात है कि फिर ड्रैग तो नहीं हो सकते ना हम, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई का फैसला दे चुकी है। उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया, क्योंकि एक शर्त मतलब पिटीशन एक की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात कर लें, और फिर जैसे दरमियान में फिर ब्रेक थ्रू हुआ और सेनेट के थ्रू आज जो है वो एक दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें जो हमारे मुज़ाकराती टीम है किसी हद तक मतलब उन्होंने आज मुज़ाकरात किया। अब तीसरा दौर जो होगा वो डिपेंड करता है कि हमारे मुतालबात पे गवर्नमेंट जो है वो कितना या कितने संजीदा है, या कितना उनमें ये विल है कि हम इलेक्शन प्रोसेस की तरफ या इलेक्शन रिफॉर्म्स में जाते हैं। क्योंकि इस वक्त तो जो पंजाब और KPK के इलेक्शन है, आइन तो बड़ा वाज़े कहता है कि 90 दिन के इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो लाजमी बात है कि उसके ऊपर फिर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। उसके बगैर तो आप नहीं कर सकते, कोई चारा भी नहीं है आपका। ठीक, ओके। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, दो चीज़ें हैं सर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा मैंने कहा आप रहनुमाई भी फरमाएं। तौहीन पार्लियामेंट की आजकल बात की जा रही है, कल वज़ीर ख़ारजा भी ये बात कर रहे थे, तौहीन पार्लियामेंट एंड ऑल दैट, और प्रिविलेज कमेटी के अंदर बनाएंगे। सर, आइन क्या कहता है? क्या पार्लियामेंट बुला सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? और अगर पार्लियामेंट, पहले तो ये बता दें क्या पार्लियामेंट बुला सकती है, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी तो उसका सब पार्ट है, ज़ैली अदारा है, तो वो तो सेकेंडरी आएगा। क्या पार्लियामेंट बुला सकती है जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके कॉन्डक्ट पर या किसी चीज़ पर? देखिए, जहाँ तक हमारे आइन का है, आइन में हमारा तीनों लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव और जुडिशरी के अपने अलग अलग है और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखते हैं, और एक दूसरे को डिसिप्लिन करने के लिए जो भी कवानीन बनाते हैं, पार्लियामान कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको देखती है कि क्या वो कानून जो बना हुआ है वो आइन के मुताबिक रखता है कि नहीं। लेकिन शॉर्ट ऑफ इट किसी भी जज को हमारे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक किसी भी जज को ना कोई डिसिप्लिन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की दूर की बात है, इवन कोई सिविल जज भी पार्लियामान नहीं बुला सकती उसको डिसिप्लिन करने के लिए और उससे ये क्वेश्चन करने के लिए कि या आपका कंडक्ट कैसा रहा है या आपके फैसले कैसे हो रहे हैं। ये कहीं भी हमारे आइन में इसकी इजाज़त नहीं है और नहीं कभी ऐसा हुआ है, किसी भी मुल्क में नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर बताऊं, अमेरिका में अक्सर होता है, वहाँ जजेस को पार्लियामान में नहीं बुलाया जाता, लेकिन कमेटी, जुडिशरी कमेटी में बुलाया जाता है। वहाँ कांग्रेसमैन उनसे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि उनको डिसिप्लिन किया जाए, वो उनको इसलिए बुलाते हैं ताकि उनका व्यू लिया जाए बाज़ मामलात पे कि हम किस तरह कानून साजी करें। तो ये इजाज़त ज़रूर है कि आप जजेस को बुलाएं और उनकी व्यू से मुस्तफीद हो जाएं। ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता कि अगर जज आ जाए, पार्लियामान में आ जाएं और वो अपना व्यू दे दें तो उससे जो सेपरेशन ऑफ पावर है उस पर असर पड़ेगा। जिस तरह हमारे भी
ये सेनेट ने एक मरतबा रज़ा रब्बानी साहब ने इनवाइट किया था जवाद ख्वाजा साहब को, लेकिन वो नहीं आ सके थे। बाद में उन्होंने अनवर अजीज जमाली साहब को बुलाया, वो आकर के कमेटी ऑफ द होल का सेनेट को उन्होंने एड्रेस किया था। ये होते रहते। या जो रिसेंटली काजी फाइसा साहब आए थे, वहाँ बैठे थे, आल्दो वो ईवान में नहीं आए थे, वो एक फंक्शन थी, उसका वेन्यू सिर्फ पार्लियामान था। ये होते रहते। लेकिन ये आईन में आर्टिकल 68 की सरासर खिलाफ वर्जी है। ये हुकूमत ने जिस तरीके से किया, बसद एहतराम एक जो उन्होंने रिजोल्यूशन पास करवाए, इस ईवान को मिसलीड किया गया है। ये वजीर आज़म ने मिसलीड किया है, वजीर कानून ने मिसलीड किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने मिसलीड किया है, और जो भी मोहर है उस रिजोल्यूशंस के वो मोहर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ के केस में, जो डॉक्टर मुबशर हसन साहब वाला केस था 2009 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि पार्लियामान के पास इस्तेकाक मौजूद है, अगर चाहें तो कानून साजी कर लें कि फॉर द फॉलोइंग रीजंस इस डिसीजन को हम इसकी इफेक्ट को नलिफाई कर दें। जो इस वक्त ऐसा नहीं है कि ये पार्लियामान उसकी इफेक्ट को नलिफाई करे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है इन रिलेशन टू द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इन पंजाब इन केपी के, और वो ऑर्डर है 1 मार्च का, फिर 4 अप्रैल का, फिर 14 अप्रैल का, फिर 19 अप्रैल का, 19 अप्रैल का जो ऑर्डर हुआ, सारे ऑर्डर इस वक्त इंटैक्ट है। और ये भी इंटैक्ट है कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस एक्सपायर्ड ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड पार्लियामान से एतमाद ले ले, क्योंकि आवाम का एतमाद तो ले नहीं सकती। तो इनकी ये कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट को ये दिखा सके कि ये हमने नहीं किया, ये तो पार्लियामान ने किया है और पार्लियामान ने रिजेक्ट किया। लेकिन ये आर्टिकल 88, 188, 189 और 190 की सरासर खिलाफ वर्जी। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाए तो हुकूमत के लिए लाजिम है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी। ठीक। अच्छा रान साहब, 2 चीजें, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम समझते हैं, और कल से एक नई इस तरह आई है कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ कानूनदानों से पूछा, मैं कि जी कोई ये कानून में, आइन में कोई ऐसी चीज़ है कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, उसको कोई सज़ा दी जा सके या कुछ किया जा सके? ऐसा कुछ है नहीं। आर्टिकल 68 के तहत जिस तरह अभी गौर साहब फरमा रहे हैं, आप बुला भी नहीं सकते ऑनरेबल जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर ये कहने की, और ये जो प्रिविलेज कमेटी की थी, ये कहने की क्या ज़रूरत पेश आई आप लोगों की? देखें, मैं ये फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी जी, और उन्हीं की डिमांड थी, और आपको पता है कि इसको एक्सप्लेन भी किया गया है बाद में कि ये ज़रूर उन्होंने कहा है, अभी इस पर गौर ख्वाज होगा, अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ इस बारे में। ये कंटेम्प्ट ऑफ एक्चुअली अल्फाज का मसला है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है ना, उसको वो कंटेम्प्ट कहते हैं। बात तो एक ही बनती है कि यू वायलेट प्रोसीजर जो कि विच शुड बी बेस्ड ऑन सम मॉरल टेनेट्स। ठीक। इशू ये है हमारा, ये कोई आज का ज़ख्म नहीं है, ये पुराना ज़ख्म है। ठीक है। ये मुनीर अहमद से शुरू हुआ है। हाँ। मुनीर अहमद साहब ने होल्ड किया, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट थी ना। ठीक। दैट सक्सेसफुल रेबेलियन इज ए लॉ क्रिएटिंग फैक्ट। ठीक। अयूब खां की बगावत को उसने जस्टिफाई कर दिया, ये ऑनरेबल कोर्ट ने किया है। ठीक। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस आया, कभी दुनिया में नहीं हुआ कि सेपरेट डिसीजन हो, 4 एक तरफ हो, 3 दूसरी तरफ हो, उनको एक्सिक्यूट कर दिया जाए। और बाद में ऑनरेबल जजेस साहब एक्सप्लेन करते रहे कि हम तो बड़े प्रेशर में थे। ठीक। आप देखें, जो ये है अपने अरशाद हसन खान साहब, उन्होंने क्या किया, 3 साल के लिए एक डिक्टेटर को आइन अमेंडमेंट करने की इजाज़त दे दी। और साकिब नसार साहब ने क्या किया, किसी को साकिब बना दिया सादिक और अमीन, बाद में कहा जी मैंने तो पूरा सादिक और अमीन को कहा ही नहीं था। तो मेरा मतलब ये है, और फिर विक्टिमाइजेशन जो है, बात ये है कि अगर हम बिल्कुल क्लीन हैंड से जाएंगे तो ये सिचुएशन नहीं होगी। मैंने अब बात की है, मैंने कहा है कि कार्नेलियस ने कोई ऐसी हरकत की है, मैंने कहा है जस्टिस हमूद रहमान ने कोई ऐसी बात की है, मैंने कहा है अजमल मियाँ ने कोई ऐसी बात की है, मैंने क्या कहा है नासिर मुल्क ने कोई ऐसी बात की। इसलिए हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत करनी है। ये केस जो हुआ है, ये कहानी तो शुरू हुई है 63A से। बिल्कुल। हाँ जी, जिसमें इंटरप्रेट ही गलत किया गया और फिर रीराइट कर दिया गया उस आर्टिकल को। और उसके बाद आप आ जाएं, जब वो हुआ है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है यहाँ लाहौर में, पेंडिंग है, उसके ऊपर 2 जज साहबान एक सर्विस मैटर में मूव कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जी सुओ मोटो लें इसका इलेक्शंस का, अभी वो पेंडिंग चल रहा है, अभी उसका डिसीजन होना है, तो सुओ मोटो ले लिया। लेकिन इशू तो एक है ना, इशू एक है कि इलेक्शन करा दें। मैं अर्ज करूं ना आपको, तरीक़ेकार जो है ना वो ठीक नहीं है ना, तरीक़ेकार आप गए ना कि 9 पहले जज साहबान थे, 2 ने रिक्यूज किया, ठीक है जी,
बाकी 4 ने क्या कहा, अतर मुन्ना ने क्या कहा, और उन्होंने क्या कहा, मंसूर शाह साहब ने क्या कहा, उन्होंने जमाल मंदोखेल साहब ने क्या कहा, और जो चौथे थे क्या नाम था उनका, आपको याद होगा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दे आउटराइटली रिजेक्टेड दिस टोटल प्रोपोजिशन। आप क्यों ऐसे करते हैं? लेकिन इनमें से किसी जज ने यह भी नहीं कहा कि 90 दिन से नहीं, आप ये आगे बात जाएं। नहीं है। हाँ। वो कहते हैं जी एबनिशो ये पिटीशन टेकअप हो ही नहीं सकती। ठीक। जब आप एबनिशो की बात करते हैं, वो क्या कहा उन्होंने, गाब इन लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी तो कहा था कि आप लोग मैं इलेक्शन कहता हूं करें वो अपील थी ना, 90 डेज, और वो फैसला उसके आया खिलाफ हुआ है। अपील थी ना। ठीक। अपील का फैसला तो हो लेने देते ना, बात तो ये थी ना। और उसमें फिर बार बार मैं उनकी ऑनरेबल जज साहबान को, उन्हीं को उसी बेंच पे बिठाना बार बार, इतना बड़ा ये सिचुएशन है सारे मुल्क की, सारे जहान ने मिन्नत की कि खुदा के लिए फुल बेंच बना दे, तो फुल बेंच क्यों नहीं बनाया? अच्छा, लेकिन क्यों फुल बेंच बनाए? ये अगर डिसीजन चीफ जस्टिस का है तो चीफ जस्टिस शुड डू इट। आप लोगों के कहने पे या हुकूमत के कहने पे नहीं, चीफ जस्टिस कमाल है, चीफ जस्टिस इज द काजिल कज़ा। उन्होंने कौम की रिक्वायरमेंट को नहीं देखना, उन्होंने ये नहीं देखना कि सारा मुल्क क्या कह रहा है। सारा मुल्क ये चीखें मार रहे हैं कि जी ये जो जज साहबान है 1 या 2 जो हैं, आप बार बार इनको अपने साथ बिठाते हैं, तो आप क्यों नहीं करते, फुल बेंच क्यों नहीं बनाते? फुल बेंच बनाएं ताकि सबका इतराज़ ही किसी ना हो। सभी ने कहा, इवन पीटीआई ने कहा कि आप फुल बेंच बनाएं ताकि मामला ख़त्म हो जाए। सभी ने कहा जी हम तस्लीम करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन अगर आप इस तरह करें तो फिर थोड़ा बहुत रिएक्शन तो होता है ना जी। ठीक। अब करारदाद की बात की गई है, क्या कोई बोले भी ना? आप मारते भी रहें तो बात ही ना करें। वाह, वो पार्लियामेंट के एमएनएस बोले ही ना, पार्लियामेंट के सेनेटर्स बोले ही ना। पॉइंट आ गया। तो ये न्याजी तो बात साहब, ना हुई ना। ठीक, न्याजी साहब, अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और अपेरेंटली लग रहा है किसी डेट के ऊपर कोई कंसेंसस भी डेवलप हो जाएगा। सो सर, अब सूरत हाल ये होती है कि कंसेंसस अगर डेवलप हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई का है वो भी सेटिसाइड हो जाएगा, उसके ऊपर भी कोई ऑप्शन निकल आएगी। जो आइन का 90 दिनों का था वो भी सेटिसाइड हो जाएगा, उस पर भी कोई बात नहीं, और फिर सब कुछ अपेरेंटली ठीक हो जाएगा अगर किसी एक डेट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो जाता है। सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। काजी, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकती। कुछ चीजें सेटल चीजें होंगी। आपको नेशनल असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, लाजिम है। ठीक है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट होता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही आप 90 दिन के इलेक्शन को आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा तो मेरे कोई हाल मुझे नहीं समझ आ रहा है। लाजमी बात है जब कंसेंसस होगा तो यही तमाम फरीकैन जो है एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने लाजमी बात है एफिडेविट जमा कराएंगे कि हम एक एग्रीमेंट कर लिया है। फिर उसमें इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुनासिब वक्त पे मुनासिब फैसला जो है वो सादिर करेंगे। टाइमलाइन उन्होंने नहीं दी क्योंकि वो भी वेट एंड सी का मेरे ख्याल कानून तो अंधा होता है, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि जिसपे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को रिवर्स नहीं किया। ये बात आपके ज़हन में यकीन होनी चाहिए। वो स्टैंड बाय चल रहा है 14 फरवरी का, और मेरे ख्याल 14 मई का, क्योंकि 14 फरवरी जो लास्ट है वो डेट चल रही है, और मंगल तक का जो तीसरा दौर है, और हम चाहेंगे कि टाइम बाय ना करे बल्कि ये मुज़ाकरात किसी मंतक की अंजाम तक अब जाने चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो तेजी से गुजरा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर 14 फरवरी को अपना मई को वायलेशन होती है तो फिर आईने पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो करता है। ठीक हो गया। गौर साहब, मुझे जरा समझाइएगा, आइन जिस तरह मैंने अभी जो बात की कि आइन के 90 दिनों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे रह गया है, अब डिस्कशन शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी अगर हो तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो इस सूरत हाल में 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो रही और एक कंसेंसस डेवलप हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, पूरा मुल्क दुआगो है। सो इसमें फिर इस चीज की गारंटीज जब बात आती है तो क्या इसकी एंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम देखेंगे या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? इस पर भी थोड़ी रोशनी फरमाइएगा।
देखिए, आईनी तौर पर तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो आज भी इंटैक्ट है, और अगर इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन एग्री कर जाती है और वो एक और डेट पे एग्री कर जाते हैं और इलेक्शन सपोज जुलाई में हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब को सजा भी हो गई थी कि आपने लेटर नहीं लिखा गया, लेकिन जब राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद लेटर भी लिखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि यस, आप लोग एग्री कर गए, ये ऑर्डर मौजूद है, आप लोगों ने एग्री कर लिया, हम आप उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी भी बड़े स्टेक पर होते हैं, वो तो इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन इटसेल्फ मौजूद होगी, वो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद पे होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में प्रोसीड करना चाहती है अगेंस्ट उन लोगों के जो वायलेट कर चुके हैं या नहीं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्री कर जाती है तो ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल पार्टी करेगी और पीटीआई भी इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, पीटीआई के पास पब्लिक सपोर्ट भी है, और फिर इस जो एग्रीमेंट है उससे बाहर नहीं निकला जा सकेगा, वो पहले इंप्लीमेंट होगा। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो गुंजाइश निकालने का कहा है, लेकिन आईनी तरमीम कैसे होगी, क्योंकि जो पीटीआई के अरकान है वो तो बाहर है। ये जरूर है, कहा जाता है कि शायद आईन की तरमीम की जरूरत है इसके लिए, लेकिन ये आईन का तकाजा जरूर यही है, आईन में यही प्रोवाइडेड है आर्टिकल 105 में कि अगर एक प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इलेक्शन का ना लेटर देन 90 डेज में इलेक्शन होने और वो डेट गवर्नर ने देना है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर किया कि अगर वो नहीं होते तो द बेयरेस्ट मिनिमम पे हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेयरेस्ट मिनिमम का तो नहीं कहा, लेकिन अगर नहीं भी होते तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट उस डेट पे हो जाए तो ऑब्वियसली वो आईन के तकाजे के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन वो वाइड भी नहीं है कि अगर इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि पहले भी जो इलेक्शन हुए, मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुए थे, 70s में इलेक्शन हुए थे, वो सारे मार्शल लॉ के दौर में हुए थे, लेकिन बाद में कोर्टों ने यही कहा कि एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न वो हम वैलिडेट करते हैं, तो उसको वैलिडिटी जरूर होती है, इवन आईन के मुताबिक नहीं होती लेकिन आईन के रूह के मुताबिक होती है, इसलिए वो वैलिड होते हैं। अगर इलेक्शन अभी विदाउट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाते हैं, वो उसके प्रेसिडेंट की लाइट में वो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ आईन होंगे, वो सही इलेक्शन होंगे अगर हो जाते हैं तो। अलबत्ता ये जरूर है कि वो विद इन 90 डेज नहीं हुए, तो विद इन 90 डेज होने चाहिए थे, इसलिए इस ऑर्डर की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन होगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी वायलेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो बेसिकली वही है कि इलेक्शंस, और बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के समधी, उनका भी एक व्यू पॉइंट है इलेक्शंस को लेकर, और कहते हैं सो व्हाट अगर इलेक्शन नहीं हुए, ऐसे ही आप लोग रौला डाल रहे हैं। इस पे बात करेंगे राना मकबूल साहब से, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के इलेक्शंस पर क्या कहते हैं? उनको गुस्सा भी है थोड़ा सा कि हम लोग इलेक्शन बोलते हैं, वो क्या कह रहे हैं पहले एक दफ़ा ये सुनिएगा जी। राज साहब, व्हाट इलेक्शन? 2-4 महीने आगे भी हो जाएंगे इलेक्शन तो क्या हो जाएगा? वैसे एक सवाल था पहले IMF को लेकर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट थी, आज की तारीख तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हुआ, और अब ये सूट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को? देखिए जी, मैंने जो समझा उनकी बात से, आई वाज देयर, तो उनका मतलब यही था कि अगर इलेक्शन डिले भी थोड़े से हो जाएं, क्योंकि ड्यू डेट तो वैसे ही अक्टूबर है, 15 जून से अक्टूबर है, तो कोई ऐसी मुसीबत नहीं आ जाती। लेकिन इसको मैं समझता हूँ, इसको एक्सप्लेन इस तरह किया जा सकता है जो कि जेन्युइन है। देखिए, हमारी जो इलेक्शन स्कीम है ना, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ऑल वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कंट्रीज। इंडिया से डिफरेंट है, लंदन से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ केयर टेकर सेटअप नहीं होते, वहाँ गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, यहाँ केयर टेकर सेटअप होता है। आप ज़रा इमेजिन करें कि आज इलेक्शन हो जाता है पंजाब का, और कल जब होते हैं इलेक्शन उसके नेशनल असम्बली के, तो केयर टेकर सेटअप वो तो वहाँ होगा, तो क्या प्रोविंस का केयर टेकर सेटअप कहाँ से आएगा? प्रोविंस इज द मेन एक्टर इन होल्डिंग ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, पुलिस उसकी है, ब्यूरोक्रेसी उसकी है, मैन पावर उसकी है, तो कैसे होगा इलेक्शन? इसका मतलब का ब्लड शेड करेंगे आप? बेसिकली ये स्कीम जो है, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की थी जस्टिस अख्तर मनल्ला ने। और पहले देखो तो सही कि किन रीजंस की वजह से इसको असम्बलीज को डिसॉल्व किया गया है।
क्या ये अपनी स्पीड बिल है, अपनी डिस्क्रिप्शन है, अपना आर्बिट्रेरी डिसीजन है, या कोई जस्टिफिकेशन है? कहा था ना उन्होंने, कहा था। तो वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही है। ठीक, लेकिन ये इसमें दो इंटरप्रेट करना चीजें जरूरी है। ठीक, इसमें दो चीजें, एक जो लीडर ऑफ द हाउस था पंजाब का परवेज इलाही साहब, उन्होंने तोड़ा, चाहे अपने पार्टी लीडर के कहने पे कहा, लेकिन उन्होंने तोड़ा। गलत किया उन्होंने, सर गलत किया, He लेकिन should किया have तो given उन्होंने the ना। justification। आप आइन में देखें, He was not मैं willing अर्ज to- करूं, मैं जी। आइन की इंटरप्रिटेशन करना सुपीरियर कोर्ट्स का काम है। क्या इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए कि रीजन देनी चाहिए? क्या अगर कोई इनएडिक्वेसी आइन में है तो उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? अब 63A में तो कर लेते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करते? लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स द डिसीजन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस टू डिसाइड कि उसने कब। यू कांट गिव हिम आर्बिट्रेरी पास। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्रूव करें, Okay. उसमें इंटरप्रिटेशन करें, जो इनएडिक्वेसीज हैं ठीक उनको है, दुरुस्त करें। उसके बाद आपका इंटरम सेटअप आ जाता है। इंटरम सेटअप सवाए जो उनका मैंडेट है उसके अलावा वो सब कुछ कर रही है। जो मैंडेट है इंटरम सेटअप का, इस पे फिर क्या आप कहेंगे? नो, वो तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है ना। डे एंड नाइट दे आर अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट्स, और पिटिशंस भी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि जो आपका ये है केयर टेकर सेटअप जो है वो थोड़ा डिविएट कर रहा है अपनी ड्यूटी से, तो द कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस, वो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, अगर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वफाक उनको सपोर्ट कर रहा है। That's ओहो, the reason. बात तो ये है कि एवरीबडी इज अकाउंटेबल टू द कोर्ट, Okay. टू द हाई कोर्ट। दे हैव टेकन दिस इशू टू द हाई कोर्ट, लेट द हाई कोर्ट डिसाइड। ठीक, न्याई साहब, मुश्ताक गनी साहब और सप्तान खान साहब जो आप लोगों के स्पीकर केपी और पंजाब के हैं, वो एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं और उनकी प्ली ये है कि इलेक्शन आईनी तौर पे ये जो इंटरम सेटअप है इसका 90 दिन का टाइम स्पैन खत्म हो चुका है। अगर आप लोग 14 मई को इलेक्शन नहीं करा रहे, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो रहे, सो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी असेंबलियां थी उनको बहाल कर दिया जाए। तो सर आपको लगता है कि 14 मई को तो आइदर वेज इलेक्शन नहीं हो रहे, सो आपकी अब पिटिशन को लेकर आप लोग जाने लगे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर ताकि रिवाइवल हो सके आप लोगों की असेंबलीज का, केपी और पंजाब? काजी, बुनियादी तौर पे हमने असेंबली रिजॉल्व की थी इलेक्शंस के लिए। अगर इलेक्शंस अगले कुछ माह बाद होने हैं तो फिर लाजमी बात है कि इस वक्त जो केयर टेकर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो अपनी जो आईनी मुद्दत है वो पूरी कर चुके हैं, तो इसलिए हम फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हमारी जो प्रोविंशियल असेंबली है उनको बहाल किया जाए। लाजमी बात है कि फिर हम इनके रहमो करम पे तो नहीं रह सकते ना। हम सब हमारा ये फिर मैं समझता हूँ कि एक राइट है कि हमें जो है वापस अपनी गवर्नमेंटें मिल जाएं, ताकि फिर जब इलेक्शन अगर एक दिन में होता है तो जो अगर एग्रीमेंट होता है तो फिर उसके मुताबिक गवर्नमेंटें तो हमारी थी, हमारी वापस आनी चाहिए, ठीक है, रिस्टोर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा राइट बनता है। ओके, अच्छा, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ये जो अभी बात कही जा रही है, सर एक तो समझाएं कि ये जो 90 दिन वाला टाइम स्पैन खत्म हो गया तो केयर टेकर सेटअप का स्टेटस क्या है, एक, और केयर टेकर सेटअप चाहे वो पंजाब का हो चाहे केपी का हो, वो जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, केयर टेकर सेटअप का जो मैंडेट है वो उसके अलावा बाकी सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज दे बिलीव इन दिस थिंग कि जी वी आर नॉट हियर फॉर अ केयर टेकर सेटअप, हम एक फुल फ्लेज हुकूमत है और जो फुल फ्लेज हुकूमत करती है हम वो सब कुछ करेंगे। नहीं, पहली बात तो यह है कि आईनी तौर पर केयर टेकर सेटअप की मुद्दत उतनी ही है जितने के इलेक्शन करने के लिए आइन में अलबत्ता ये ज़रूर प्रोवाइडेड है कि जब असम्बली एक डिज़ॉल्व हो जाए और दूसरी असम्बली आ जाए तो इलेक्शन 90 डेज के बाद फिर नेक्स्ट असम्बली के लिए 21 दिन तक का टाइम प्रोवाइडेड है। तो ये 90 डेज प्लस 21 डेज तो कंटिन्यू कर सकती हैं, प्रोवाइडेड अगर इलेक्शन हो जाते हो या प्रोसेस शुरू हुआ हो। लेकिन एट द शॉर्ट ऑफ इट फिर ये डिफेक्टो होगी, जो भी कोई एक्शन करेंगे उसकी वैलिडिटी लेनी चाहिए और वैलिडिटी होगी। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे तो दरमियान में जितना पीरियड हो गया था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोवाइड कर दिया था कि चूँकि जो एक्शन हुए आप इसको कानून साजी करे और इसको रेक्टिफाई करे, वो उसके लिए करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि केयर टेकर सेटअप
कोशिश कर रही हैं और फुल फ्लेज गवर्नमेंट के तौर पावर एक्सरसाइज कर रही है, ये नहीं हो सकता। हुआ यह था, ये 2013 में था और ख्वाजा आसिफ साहब एक पिटीशन लेके आए थे उस वक्त, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उस पर ये ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि पहले जो केयर टेकर सेटअप थे वो बेसिकली पहले हमारे केयर टेकर सेटअप नहीं हुआ करते थे आईन में। ये 8वीं तरमीम के बाद जनरल जिया साहब लेके आए थे और मुशर्रफ साहब के वक्त में इसमें मजीद कोई चेंजेस हो गई थी, जिसमें इख्तियार सीधा दिया गया था सदर को और गवर्नर को। लेकिन उस वक्त जो चेंजेस हुई थी तो केयर टेकर सेटअप के आने की सूरत में इलेक्शन का ऐलान करना सिर्फ और सिर्फ सदर साहब का सवाबदीद था, ना कि गवर्नर का। और 18वीं तरमीम के बाद उसको गवर्नरों को भी इख्तियार दिया गया। अब वो जो 2013 में केस का फैसला हुआ उसमें यह था कि जो भी कोई डिसीजन ले तो केयर टेकर सेटअप डिसीजन नहीं ले सकती, पॉलिसी डे टू डे को वो प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन 2017 में जो इलेक्शन एक्ट बना उसमें आईन के तनाजुर में उसमें तब्दीली की गई और केयर टेकर सेटअप के लिए एक स्पेसिफिक मैंडेट रखा गया। केयर टेकर सेटअप का ये भी मैंडेट नहीं है कि वो आगे एडवाइस करे गवर्नर को किसी इश्यूज पे, अदरवाइज ये वजीर आला का मैंडेट होता है। लेकिन वो केयर टेकर वजीर आला नहीं कर सकता, न केयर टेकर वजीर आज़म एडवाइस कर सकता है, एक लिमिटेड मैंडेट है। अब वो लिमिटेड मैंडेट में रहते हुए उनका काम यही है कि फेयर और फ्री इलेक्शन को इंश्योर कराए, जो इस मर्तबा हुकूमत आई उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, एक है जो आईन पाकिस्तान कहता है जिसको मैं, राना मकबूल साहब, न्याजी साहब और आप हम लोग सारे मानते हैं, और एक है ग्राउंड रियलिटी इस वक्त पाकिस्तान की। इन दोनों में बिल्कुल तजाद है, आईन कुछ कहता है, हो कुछ रहा है। इस सूरत हाल का एंड रिजल्ट जब हम देखने चाहते हैं तो जिन लोगों से हम लोगों की बात होती है वो कहते हैं जी अगर नहीं भी इलेक्शन हुए तो कौन सी क़यामत आ गई, जनरल जिया का दौर था वो रहा, उसके बाद इसी अदलिया ने उनको इंडोर्स किया, जनरल मुशर्रफ का दौर था गलत था उसको भी इंडोर्स किया, तो अब अगर अब नहीं हो रहे 90 दिनों में इलेक्शन तो 2-4 महीने बाद हो जाएंगे, इसमें क़यामत कौन सी आ रही है? शायद हम लोग इसको ज्यादा ले रहे हैं। बहुत ज्यादा जी एक अफसोस हुई है, ये अल्फाज मैंने सुने और वो भी मैंने सुने हैं इसाक डार साहब के, और उनसे ये पूछे कि क्या क़यामत पड़ती है अगर आपके 1 महीने के अंदर अंदर आप नेब में कानून साजी करके अमेंड करवा ली है, और आपने कहा कि 50 करोड़ से कम जो है केसेस वो नेब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे, और उन्हीं को बेस बना के पहली फुर्सत में इन लोगों ने अपने केसेस ख़त्म किए। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि क्या क़यामत टूट पड़ेगा। क़यामत टूट पड़ता है नहीं पड़ता ये अलग बात है, लेकिन देखिए ये आईन का तकाजा है और ये आईन का मंशा है कि जो हुकूमतें हों वो आईन के पहले वर्डिंग यही है, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना पावर इस्तेमाल करे। कोई भी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर सकती, न उसको कोई एक्शन ले सकती है। तो इसलिए उसके लिए लाइट में इलेक्शन होना लाजिम है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, तभी हम कहते हैं कि गोरों से हमारा बड़ा लगाव है, उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस मरतबा 3 वज़ीर आज़म जो है ना वो चेंज हो गए उसमें बरतानिया में। किसी ने तो ये नहीं कहा कि मेरे 3 साल अभी बकाया तो मैं स्टिक टू माय पावर, नहीं, वो वसूलों पे जाते हैं। तो होना चाहिए लेट्स ब्रिंग एन एंड टू इट। ठीक, राज साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आजकल हो रही होती है और वो मैं सुन रहा होता हूँ जब मरियम नवाज और आप लोग कह रहे होते हैं सर लेवल प्लेइंग फील्ड, जब आप लोग बात करते हैं मींस नून लीग, तो आप लोग उससे क्या मुराद ले रहे हैं? एक कहा जा रहा है कि जी आप लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, जितने उनके ऊपर केसेस हैं वो क्लियर हो जाएं या उन सब में उसकी बेल हो जाए एंड ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इलेक्शंस के अंदर वो इलेक्शन लड़ें और जो फैसले अदलिया ने किए हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। इज दैट द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर PMLN? पहले मैं थोड़ा सा आपने इशू किया कि टेकर का उठाया था उस पर बात कर लूँ। जी 2 दिन पहले आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में, कोई पिटीशन हुई थी पोस्टिंग ट्रांसफर्स की। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जाके बयान दिया था वहाँ कि हम कोई पोस्टिंग और ट्रांसफ़र नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर जो ज़रूरी हो, और हम इलेक्शन कमीशन से पहले क्लियरेंस करवाएंगे, सारों की क्लियरेंस इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए कोई टू एन एक्सटेंट दे आर अबाइडिंग बाय द इलेक्शन लॉज। अब आपने जो, लेकिन आपको ये भी पता है, मैं इसलिए आपसे ये पूछने में बरहक हूँ क्योंकि आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। तमाम पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो पैस हो चाहे PSPs हो, सब कुछ A to Z स्टार्टिंग फ्रॉम IG टिल मुहर्रर बदले हैं इस इंटरम सेटअप में। यू एग्री ऑन दैट? टू बिगिन विद उन्होंने किया है everyone all over Punjab, हर केयर टेकर गवर्नमेंट। Similarly PAS में स्टार्टिंग फ्रॉम a chief secretary ending on a section officer, everyone has वो हर गवर्नमेंट करती है केयर टेकर टू बिगिन विद। ठीक है, ओके, ताकि इसमें जो न्यूट्रलिटी या इम्पार्शियलिटी का जो
एक सिंड्रोम जो हो वो पैदा हो सके। आपने अभी कहा मुझे कि जी वो अपना लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तो होना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। ओके। अगर मियां नवाज़ को एक फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर आप इस तरह सज़ा दे के उम्र भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें, आपने पढ़ा होगा 62(1)(f), वहाँ लिखा हुआ है कि मियां नवाज़ को जो है उम्र भर के लिए डिस्क्वालीफाई करना है, लिखा हुआ है। तो सर वापस आके नहीं क्यों नहीं, मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं, बाकियों को क्यों नहीं किया गया है जी, सिर्फ जहांगीर तरीन को बैलेंस करते हुए। हाँ। और पहले जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि उनको खान साहब को कह दिया कि ये सादिक और अमीन है, बाद में आप आके उनको कहा कि ये तो गलत हो गया था। हाँ। मैंने पूरा सादिक और अमीन नहीं कहा था, ठीक है जी, तो पता चल गया सारा, फिर रिपेंटेंस भी होती है ऐसे काम करने से। और जिस तरह उनको फिर ये है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉनिटरिंग जज लगाया गया, मुझे बता दें कोई केस है ऐसा? कैसे कितने केसेस चल रहे हैं सबके ऊपर। तो इसलिए बात करने की ये है, वो ये समझते हैं कि हमें विक्टिमाइज किया गया है और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये जितने मुतनाज़ा फैसले हैं इन पर एक जायज़ा कमीशन बनना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का सगा भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट आप लोगों की है, आए आके केस लड़े, किस चीज़ का इशू? नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं केस लड़ती, केस तो जुडिशरी में लड़े जाते हैं। जुडिशरी में केस लड़े, फेडरल गवर्नमेंट आप लोगों की है। गवर्नमेंट की बात ऑनरेबल जजेस मानते हैं, ऐसी नहीं बात कोई भी। ठीक, आप तो फेयर प्ले चाहते हैं कि बिल्कुल इम्पर्सनल और इम्पार्शल माइंड के साथ केसेस को डील किया जाए, हमारा मकसद ये है और नहीं है कोई भी। और हम ये नहीं चाहते कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट वे क्विट कर दिया जाए, लेकिन ये है कि विक्टिमाइज ना किया जाए जैसे पहले विक्टिमाइज ना किया जाए। लेकिन आपको देखें, कोई सब लोगों ने, जितने हमारे लोग हैं जो जेल में रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ के साथ सलूक किया गया, बहुत लीडर था, उसने आपको एटॉमिक पावर बनाया, उसने आपको मोटरवे दिए, उसने आपको सी पैक दिया, उसने आपको बिजली दी जो आप जलाते हैं, उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो आपने जो उसके साथ सलूक किया। लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 अप्रूव हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब ओह यस, दैट देखें, वो डिमांड गवर्नमेंट की नहीं है सिर्फ, वो बार काउंसिल्स की डिमांड थी। और पिछले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपील का वही ना, डेकेड्स की थी ना, उसमें यही था कि एक बंदा जो है एक कलेक्टिव विजडम के साथ फैसला हो, 3 सीनियर मोस्ट लोग जो हैं वो बैठ के, ये शिकायत ही ख़त्म हो जाएगी कि फिक्सेशन एक बंदे के सामने क्यों होती है, बार बार एक ही केस। अब केस जब लगता है तो लोगों को पता चल जाता है क्या फैसला होगा। क्यों ऐसे? इक्वल ट्रीटमेंट वहाँ भी होना चाहिए सब कुलीग्स के साथ। ये नहीं कि चंद चोजन हो और चंद फेवरेट हो और चंद जो है वो आपके। न्याय साहब को आप लोग कह रहे हैं ना, ये लोग न्याय साहब क्यों आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम है कि आप चोजन वंस हैं? आपके ऊपर नहीं, न्याय साहब की मैं बात ही नहीं की। सादिक और अमीन है, मैं नहीं कह रहा। राना मकबूल साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब फरमा रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, क्यों आप लोग चोजन वन है? क्यों इमरान खान साहब को लेकर ये इशू है कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी सबको सब कुछ कहा जा सकता है, और आप लोग लाडले हैं बड़े? मुझे तो वो फैसले भी याद हैं जब मियां शहबाज शरीफ जो है वो 5 साल हुकूमत कर गया और उसका हल्का भी कोई नहीं था। अगर आपको याद होगा, मुझे आज तक उस फैसले की भी समझ नहीं आई। और मुझे वो दिन भी याद है जब मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि आप हमें गारंटी दें कि मियां साहब की जिंदगी की मुझे बताएं कि इंसान की गारंटी कौन दे सकता है? अल्लाह की जात ही जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं अगर राइट साइड पे अपना मुंह करूं और मुझे लेफ्ट का नहीं पता, तो आप किसी की जिंदगी के क्या गारंटी दे सकते हैं? तो हमें इस हद तक जो है वो विक्टिमाइज किया गया था अदालतों के थ्रू, और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर सजा याफ्ता मुजरिम को बाहर भेजा गया है। भेजा तो आपने ही था। आप केस, और खान साहब आप झूठे केस बनाए जाएं और फिर कहें सजा याफ्ता। वो कह रहे हैं आप झूठे केस बना रहे हैं और वे कहें सजा याफ्ता। हद हो गई है। यही वजह है जिस वजह से सारा मामला खराब हो चुका है जी। आप इतने बड़े लीडर को मुजरिम कहते हैं, खुदा का खौफ खाएं। जी जी, वो अदालत का फैसला देखें, सारा जमाना अदालत खुद क्या कह रही है कि हमने क्या किया है। चले न्याय साहब का पॉइंट लेते हैं। जी न्याय साहब। नहीं, हौसला करें, सुन लेना। नहीं, मैं आपके अल्फाज पे इतराज किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कोई खान साहब ऐसी बात नहीं की। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर एतराज किया, ये बहुत बुरी बात है। होना ना शुरू करें ना। आप अपने मोहसिन को मुजरिम कहते हैं, को खुदा का खौफ कहे, को देख के कुछ सोचें। जी जी जी। अच्छा जी न्याय साहब, काजी साहब राना साहब को बताएं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने सजा नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजा। मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ ना। फिर आप इतने दिल से सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। क्या था अभी भी इनके ओपन शट केसेस जितने
मतलब विड्रॉ हुए अदालतों से 1100 अरब रुपया इन्होंने मुल्क का खा गए, गरीब लोगों का, हारियों का, मजदूरों का, किसानों का, ये लोग खा गए। अब इनसे बड़ी क्या फेवर दे सकती है इनको अदालतें? और इल्जाम हमारे पे लगाते हैं। हमारे पे ज्यादातर FIR 144 की है, और जिनका ये गौर साहब इनको बहुत सारे हमारे केसेस को देख रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि मतलब जिनका न सर है न पैर है। अब इमरान खान के ऊपर गद्दारी के पर्चे, मेरे गलत है जी, दोनों साइड पे अगर ये होने आई साहब ऐसे पर्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, कौन सा मैं समझता हूँ मैंने कौन सी गद्दारी की है बताएं? इमरान खान ने कौन सी गद्दारी की है? खुदा के बंदो, अब गद्दारी के पर्चे हमने तो नहीं किए ना। हाँ, आपकी करप्शन, आपके करतूत ही आपको। ओ खान जी, वो गद्दारी नहीं है, अच्छा, लॉ करो। ठीक पॉइंट आ गया सर। मुझे जरा गौर साहब के पास जाने दें। गौर साहब, नवाज शरीफ साहब का जो इशू है या केस है, इसको रिव्यू में जाए बगैर ये चीज एड्रेस नहीं होगी, और प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल के ऊपर जनरल कंसेंसस जितनी भी लीगल फैटर्निटी से एटलीस्ट हमारी बात हुई है, वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा बिल है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये बिल कनेक्टेड आप समझते हैं विद द क्लियरेंस ऑफ नवाज शरीफ साहब केसेस है या नहीं? नहीं, ये देखे एक पर्सन स्पेसिफिक के लिए बिल बनाया गया है। ये बिल्कुल वो बिल नहीं है जिसके लिए सारे बार काउंसिलों की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि आप उसमें राइट ऑफ अपील प्रोवाइड करें। इसमें स्पेसिफिक बंदे को रिलीफ देने के लिए किया गया है। अगर आप देखें तो वो भी ये नहीं था, कभी भी उनका मुतालबा ये नहीं था कि आप थ्रू कानून साजी के जरिए इसमें चेंजेस करें, क्योंकि ये ऐसा जरिया ऐसी मसला है कि इसमें सिर्फ आइन के जरिए से ही तरमीम की जा सकती थी। और जैसा तक इनका ताल्लुक है, तो देखो ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब को कहीं से क्लीन चिट दिलवा दे विदाउट फेसिंग द ट्रायल। अब मियाँ साहब का केस तो अकेला डिसाइड नहीं किया था पनामा केस में, इसाक डार साहब भी थे, उसमें सफदर साहब भी थे, कैप्टन सफदर भी थे, मरियम नवाज भी थी। अब वो लोग जो कन्विक्ट हो गए, कोर्टों में चले गए, मरियम साहिबा को और सफदर, कैप्टन सफदर को तो रिलीफ मिल गया हाई कोर्ट से, वो बरी हो गए, और हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि मियाँ साहब ने जवाब देना इन पैसों का। अब मियाँ साहब आकर के क्यों नहीं पेश होते कि वो आए और उसी कोर्ट के सामने पेश हो, और उसी कोर्ट और इन जजेस पे ट्रस्ट करे। जिन जजेस ने उसकी ठीक और दामाद को बरी कर लिया, तो अगर वो आकर के पेश हो जाते हैं तो सारा खत्म हो जाएगा। उसने तो पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पास इसका सबूत मौजूद है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या था। बिल्कुल। गौर खान साहब, थैंक यू वेरी मच। अजोत खान नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया, सेंटर राना मकबूल साहब बहुत शुक्रिया। जो मज़ाकरात हैं नाजरीन दिया हैं, और 1 मई को मजदूर के लिए एक छुट्टी है। सो अब जो मज़ाकरात हैं वो ट्यूसडे 2 मई को होंगे। ट्यूसडे तक हम इंतज़ार करेंगे, पूरा पाकिस्तान दुआ गो रहेगा कि ये जो मज़ाकरात हैं ये कामयाब हो जाएं। आपसे मुलाकात होती है कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।